गुड मॉर्निंग। आज आप केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक क्लास 11th का पढ़ेंगे, मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड इन एनी proportion so that component do not lose their identity। इसका मीन्स ये होता है कि मिक्सचर्स जो होते हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिक्स होकर के फॉर्म करते हैं, और जो कंपोनेंट्स होते हैं वे अपनी जो है आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। सपोज दैट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेट सपोज करिए फॉर्मेशन कर दिए, तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। इसके मीन्स ये है। एयर इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स। एयर जो होता है मिक्सचर्स के एग्जांपल्स होते हैं। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर टू टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होता है? इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्सड विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। मतलब ये होता है कि जैसे होमोजेनियस मिक्सचर्स उसको कहते हैं जिसमें जो होते हैं कंपोनेंट दोनों एक ही फेज में आकर्ष करते हैं। सपोज दैट जैसे यहाँ पर आपके एग्जांपल है शुगर का सलूशन है। जैसे सपोज दैट आप वाटर ले लीजिए हैं, उसमें शुगर डाल दिए हैं, तो शुगर जानते हैं सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जब उसको उसमें डिज़ॉल्व किया जाता है वाटर में तो वह जो है उसमें डिज़ॉल्व हो जाता है, तो उसमें देखते हैं आपको शुगर कहीं दिखाई नहीं देता। इट्स मीन वहाँ पर वो मिक्सअप हो जाते हैं। जो शुगर होता है वाटर दोनों एक ही फेज में पाए जाते हैं, जो कि लिक्विड स्टेट में हो जाते हैं। यही आपके क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, समटाइम डिफरेंट फेज कैन बी ऑब्जर्व्ड। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ऐसा मिक्सचर्स है जिसमें जो कंपोजिशंस होते हैं वह यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, और जो फेजेज होते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं। जैसे सपोज दैट वाटर में सिलिका पाया जाता है, बालू। जैसे वाटर है, वाटर ले लिए, वाटर में जो बालू होता है नीचे की बैठ जाता है, वही आपका क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि बालू जो होता है और वाटर दोनों मिक्सअप नहीं हुए हैं, दोनों का फेज डिफरेंट हो, सॉलिड स्टेट में है और वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट आपका है मास एंड वेट। मास ऑफ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट व्हाइल वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है मास जो होता है किसी सबस्टेंस का, किसी भी मैटर के सबस्टेंसेस के अमाउंट होता है, जबकि जो वेट होता है वह एक फोर्स होता है जो ग्रेविटी के द्वारा लगता है। और इसमें कहा गया द मास ऑफ सबस्टेंसेस इज कांस्टेंट वेयर एज इट्स वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। मतलब ये कहा गया है कि जैसे किसी भी मैटर के जो मास होते हैं वह कांस्टेंट्स होते हैं, जबकि जो आपके क्या बोलते हैं वेट होते हैं उसकी वैल्यू चेंज होती है। क्यों ऐसा होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ा है कि ग्रेविटी यदि आप प्लेस चेंज करते हैं तो ग्रेविटी का भी मान क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पर वेट 60 kg है, तो आप मून पर जाएंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 क्या हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 60 है, वहाँ पर वेट आपको क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम व्हाइल एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। इसमें जो मास के यूनिट होती है वह क्या होता है? केजी होता है, जबकि एसआई यूनिट वेट का क्या होता है? न्यूटन्स होता है। न्यूटन का मीन्स होता है ये फार्मूला होता है वेट का, W = mg। m क्या होता है? मास। g क्या होता है? ग्रेविटेशन
जो है ग्रेविटी होता है। अब यहाँ पर एम क्या हो जाएगा केजी, और जो है जी का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स मीन इसका जो ए भी हो सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है क्या वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ए क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस इनक्लोज्ड बाय सम क्लोज्ड बाउंड्री। इसमें क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है कि क्वांटिटी होती है, किसी भी मैटर की क्वांटिटी होती है जो 3 डायमेंशनल स्पेस में क्लोज्ड होती है। 3 डायमेंशनल इसका मतलब उसमें 3 बीमा होती है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज ए मीटर क्यूब। वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वह क्या होती है मीटर क्यूब्स होती है। ओके, नेक्स्ट आपका है डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड एज डेंसिटी and denoted by rho. Its SI unit is kg meter per cube, kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि जब आप मास में वॉल्यूम का डिवीज़न कर देते हैं तो आपको डेंसिटी मिल जाता है, और इसका जो यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए physical property of matter that qualitatively express the common notation of hot and cold। इसका मतलब टेम्परेचर एक फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो वह एक्सप्रेस करता है कि कोई हॉट बॉडी है कि कोल्ड बॉडी है। There are 3 common scales to measure temperature: degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin। 3 स्केल्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स होते हैं जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। यहाँ पर क्या द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज ए C/5 is equal to 8 minus 32/9, where C is a temperature in Celsius while F is temperature in Fahrenheit. If we have knowledge about the value of Celsius, then we put the number in place of C, then we find in the terms of Fahrenheit. Okay, and the relationship between Celsius and Kelvin is a K is equal to C plus 273.15। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक्स है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें फर्स्ट आपका क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एंड मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सेम, that is mass is conserved। This is direct consequence of law of conservation of atom। This law was put forward by Lavoisier in 1789। इसका मीन्स ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मालिक्यूल, डायरेक्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मालिक्यूल्स होते हैं और प्रोडक्ट मालिक्यूल के जो मासेज होते हैं वह आपस में क्या होते हैं इक्वल होती है। इसका मीन्स है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट आपका होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट। द रेशियो इन विच 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड रिमेन्स फिक्स्ड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड्स। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ। इसका मीन्स ये आपका इसका मीन्स ये होता है कि जैसे सपोज दैट आप जो है वाटर ही ले लीजिए, आप सी वाटर लीजिए या टैप वाटर ले लीजिए, तो इसमें जो रेशियो होता है वाटर मालिक्यूल का जो जनरल फार्मूला होता है H2O वही होता है। तो यहाँ पर चाहे टैप वाटर हो, चाहे प्योर वाटर हो,
चाहे जिस सी वाटर हो तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वह क्या होता है, इसमें 1:2 ही होगा। चाहे आप जो है सी वाटर ले, चाहे टैप वाटर ले या कोई भी वाटर ले, यही इसमें बताया गया है। सो के नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। When two elements combine so form two or more compounds, then the ratio of masses of one elements that combine with fixed mass of the other elements in the two compounds is a simple whole number ratio. This law was proposed by Dalton in year 1803। इसका मीन्स ये आपकी बताए गए हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल्स में। जैसे दो कंपाउंड्स हैं आपस में रिएक्ट किए तो 2 और मोर कंपाउंड्स फार्मेशन किए। सपोज दैट जैसे कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए, कार्बन ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट किए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और दूसरा सपोज दैट करिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो इसमें कहा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रेशियो होता है मासेस का, वह क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। व्हेन 3 elements with each other in combination of 2 and form 3 compounds, then the source of masses of 2 elements combine with fixed mass of the third, and the ratio in which they combine with each other bear a simple whole number. The ratio to each other. This law was given by Richter in 1972। इसका मीन्स ये होता जैसे सपोज दैट कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये 3 कंपाउंड से कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और जो है सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। इसके बाद जो है सल्फर कार्बन से रिएक्ट किया, सल्फर डाई CH2, जिसको सल्फर डाई क्या बोलते हैं, कार्बन सल्फाइड बोलते हैं, सॉरी कार्बन सल्फाइड बनाया। तो इसमें कहा गया जो कार्बन सल्फाइड के मासेज होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड के मासेज की क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे तो एक सिंपलर रेशियो